हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, सेकंड फेज को देखेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट फेज को कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट फेज 1885 टू 1915 तक चला था। अब हम 1915 से 1935 तक देखेंगे। फर्स्ट फेज में हमने देखिए आईएनसी का फॉर्मेशन देखा था, बंगाल का पार्टीशन देखा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। सूरत स्प्लिट भी देखा था 1907 में, स्वदेशी डिमांड भी देखा था। तो अब हम देखेंगे 1915 से 1935 का क्वेश्चन। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। गांधी जी एक्टिवली फॉट फॉर द इंडियंस इन द साउथ अफ्रीका। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915। रॉलेट सत्याग्रह वॉज हिज फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जैसे कि हमें पता है कि गांधी जी एक्टिवली लड़े थे कहाँ पर, इंडियंस के लिए, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, ये हमें पता है, ठीक है। और वो रिटर्न हुए थे इंडिया में 1915 9 जनवरी को, और इसी दिन को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ये अब बाइएनियली मनाया जाता है, मतलब 2 साल पे एक बार मनाया जाता है। पहले ये रेगुलरली मनाया जाता था, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह उनका पहला मूवमेंट था इंडिया में। नहीं, चंपारण सत्याग्रह जो था उनका पहला मूवमेंट था 1917, जो कि बिहार में हुआ था, और वो था रिगार्डिंग इंडिगो रिवोल्ट, मतलब नील क्रांति के अगेंस्ट में, नील की खेती के अगेंस्ट में था। फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। गांधी जी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे इंडियंस के लिए साउथ अफ्रीका में। 1906-7 में क्या होता है, महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में। 1906 में ही 1905 में यहाँ पर भी स्टार्ट होता है स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशन। 1907 में क्या हो जाता है, सूरत स्प्लिट हो जाता है, जिसमें मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनके बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है वो क्रिएट करते हैं रिफ्ट और हो जाता है स्प्लिट। तो 1910 में क्या होता है, अनाउंस सत्याग्रह अगेंस्ट इमिग्रेशन एंड रिस्ट्रिक्शन इन नटाल साउथ अफ्रीका। तो 1910 में क्या अनाउंस करते हैं, वो सत्याग्रह अनाउंस करते हैं अगेंस्ट द इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन में अंतर क्या, ई मीन्स एक्सटर्नल माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न होते हैं, और इसी दिन को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। और थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो है वो पहला मूवमेंट होता है महात्मा गांधी का, और वो स्टार्ट, और जो रॉलेट सत्याग्रह होता है वो 1919 में स्टार्ट होता है, जबकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में ही स्टार्ट होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वॉज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो महात्मा गांधी का पहला जो पब्लिक अपीयरेंस होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन फरवरी 1916 को, ठीक है। तो जो ओपनिंग होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फरवरी 1916 में, वहाँ पर गांधी जी पहली बार अपीयर होते हैं पब्लिक के सामने। जलियांवाला मैसेकर कहाँ पे होता है, अमृतसर में होता है। ये होता है आपका 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को होता है। जबकि जो लखनऊ सेशन होता है वो 1916 में होता है, और इसमें क्या होता है कि जो स्प्लिट हुआ रहता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में, वो फिर एक हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस कहाँ पे दिया था, तो वो दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग सेरेमनी में 1916 में। और इस इनॉग्रल फंक्शन में वो क्या अपना पहला पब्लिक स्पीच भी देते हैं। और आफ्टर हिज रिटर्न इन द इंडिया इन 1950, गांधी जी किसके एडवाइस पर, गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल मेंटर हुआ करते थे, वो उनके एडवाइस पे क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं जो टाइम होता है 1 साल जो है होता है वो स्पेंड करते हैं ट्रैवलिंग ऑफ इंडिया के ट्रैवलिंग में, और वो जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया किस फेजेस से गुजर रहा है, और इंडियन मासेस की भी गतिविधि देखने की कोशिश करते हैं वो। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दोज हु जॉइन महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह इंक्लूडेड। तो वो कौन है जिन्होंने महात्मा गांधी को ज्वाइन किया था चंपारण सत्याग्रह में, ये हमें बताना है। तो वो और कोई नहीं, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो
ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और आचार्य जे बी कृपलानी, ये सब जो होते हैं वो पार्ट होते हैं चंपारण सत्याग्रह में और महात्मा गांधी के साथ होते हैं। चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह होता है, पहला गांधीयन मूवमेंट होता है। 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुएडेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स। महात्मा गांधी वॉज अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ इंक्वायरी कमीशन आफ्टर चंपारण सत्याग्रह। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो एक्चुअली वो राजेंद्र प्रसाद नहीं होते हैं, वो राजकुमार शुक्ला होते हैं। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जी होते हैं जो गांधी जी को क्या कहते हैं, परसुएट करते हैं कहाँ आने के लिए, चंपारण आने के लिए, और जो प्रॉब्लम्स जिस चीज़ को फेस कर रहे थे पीजेंट्स उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट, महात्मा गांधी वॉज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ इंक्वायरी कमीशन आफ्टर चंपारण सत्याग्रह। बिल्कुल सही बात है, महात्मा गांधी जो एक इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट होता है ये जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि फार्मर्स किस चीज़ को फेस कर रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, और इस कमीशन के एक मेंबर के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं गांधी जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा बी, क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पे सेकंड है राइट आंसर। पहला नहीं होगा क्योंकि राजकुमार शुक्ला जी होते ना कि राजेंद्र प्रसाद। 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर whom among the following was अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च। तो किसके द्वारा अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च किया गया था ये हमें बताना है। तो एक्चुअली जो अहमदाबाद जो सत्याग्रह था उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो था वो किसके द्वारा किया गया था, मिल वर्कर के द्वारा। ठीक है, मिल, और इसी सत्याग्रह में गांधी जो जी होते हैं वो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक रखते हैं अपना इंडिया में। तो अगर याद करने के लिए अगर मैं बताऊं निमोनिक्स टाइप कुछ, तो मिल, ऐसे हमें पता है कि इस मिल का स्पेलिंग ये होगा मिल वर्कर, लेकिन हमें पता है कि मिल ये भोजन का भी होता है, खाने का भी होता है, और हंगर, तो हंगर और मिल जहाँ पे भी होगा वो, जहाँ पे मिल होगा मिल वर्कर से रिगार्डिंग, तो गांधी जी ने वहाँ पे हंगर स्ट्राइक किया था और ये अहमदाबाद सत्याग्रह होता है। ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। और जो मिल का जो ऑनर्स होता है वो क्या करता है, एक्चुअली वो वेजेस नहीं पे करता है वर्कर्स को, और वेजेस पे, एक तो वेजेस पे नहीं करता है टाइमली, दूसरा क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो फेस कर रहे होते हैं इन्फ्लेशन को। क्यों इन्फ्लेशन को फेस कर, एक तो प्लेग फैल गया है, ठीक है, और प्लेग फैलने की वजह से वो डिमांड करते हैं अपने वेजेस को बढ़ाने की, 35% इंक्रीज करने की वो बात करते हैं, और इसीलिए वो स्ट्राइक कर देते हैं। और ये स्ट्राइक जो होता है वो 21 डेज तक चलता है, जिसमें जो क्या होता है गांधी जी जो है वो हंगर स्ट्राइक करते हैं, और ये पहला हंगर स्ट्राइक होता है किसका, महात्मा गांधी का। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। The Lucknow Pact of 1916 promoted the spirit of unity between Indian National Congress and All India Muslim League. तिलक was opposed to the signing of Lucknow Pact. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो मैंने बताया कि लखनऊ जो सेशन था 1916 का, इसमें मॉडरेट जो और एक्सट्रीमिस्ट जो थे जिनके बीच में स्प्लिट हो गया था वो अब एक हो गए थे। लेकिन एक और चीज़ हुआ था, इसमें क्या होता है कि यूनिटी हो गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 में हुआ था नवाब सलीमुल्लाह खान के अंदर, ठीक है, 1906 में हुआ था डेक्का में। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट का भी सिस्टम आता है पार्लियामेंट और फॉर्म्स के अंतर्गत, तो ये सब हमने देखा हुआ है। तिलक अपोज करते हैं साइनिंग ऑफ द लखनऊ पैक्ट, बिल्कुल नहीं है, ये जो है हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज पहला स्टेटमेंट हमारा राइट आंसर है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी। तो लखनऊ पैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट होता है किसके किसके बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में, और ये ज्वाइंट सेशन होता है, और ये प्रमोट करते हैं स्पिरिट ऑफ यूनिटी बिटवीन टू मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द इंडिया। तिलक अपोज नहीं करते हैं साइनिंग ऑफ द ट्रीटी, और वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साइनिंग ऑफ द जॉइंट ट्रीटी, मतलब यूनिटी का जो ट्रीटी था उसको साइन करने में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स इन द ईयर।
तो कांग्रेस पहली बार एक्सेप्ट कर लेती है सेपरेट इलेक्टोरेट का मुस्लिम्स के लिए कौन से ईयर में, तो वो ईयर होता है आपका 1916, 1916 का टाइम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लखनऊ पैक्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसमें, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की। और ये जो मतलब ट्रीटी होता है वो डिमांड करता है क्या चीज़, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए, और इसको मान लिया जाता है। ठीक है, द डिमांड वाज स्टिल अपोज बाय सम लीडर्स इन द कांग्रेस under the Lucknow Pact. The Congress and Muslim League also demanded that the British government should make declaration that it would confer self government on India on a particular date. वैसे तो मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं इस सेपरेट इलेक्टोरेट को अपोज करते हैं, बट फिर भी मतलब यहाँ पे पहली बार एक्सेप्ट कर लेते थे कांग्रेस के द्वारा भी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को। और साथ ही साथ क्या कहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो डिसाइड करते हैं डिक्लेरेशन के लिए कि अब वो सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे इंडियंस को एक पर्टिकुलर डेट में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होम रूल लीग इन इंडिया आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द होम रूल लीग। होम रूल लीग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट। द मूवमेंट वाज लेड बाय द मॉडरेट कांग्रेस लीडर्स। There were 2 home rule league. The movement became strong because other mass agitation could not be launched by the Congress during the World War. The movement was non-reactive to the government was non-reactive to the movement. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मॉडरेट के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया था, ये स्टार्ट किया था एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कौन, बाल गंगाधर तिलक जी। एक मूवमेंट एक होम रूल और दूसरा था एनी बेसिन्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो पहला हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। सेकंड जो होता है देयर आर 2 होम रूल, एक बिल्कुल सही बात है, 2 होम, एक होम रूल होता है तिलक के अंतर्गत और दूसरा होता है आपका एनी बेसिन के अंतर्गत, तो ये बिल्कुल सही बात है। थर्ड देखते हैं, द मूवमेंट बिकेम स्ट्रॉन्ग बिकॉज अदर मास एजिटेशन कुड नॉट बी लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ये मूवमेंट जो होता है वो स्ट्रांग होता है क्योंकि दूसरा कोई एजिटेशन स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे चल रहा होता है 1914 से 1919 के बीच में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फेज होता है, और होम रूल लीग जो आता है वो 1916 में आता है। ठीक है, द गवर्नमेंट वॉज नॉन रिएक्टिव टू द मूवमेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गवर्नमेंट जो थी वो हाईली रिएक्टिव थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, 1 और 4 जो है वो रॉन्ग है। एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो हम लोग जो तिलक के अंतर्गत फाउंड किया गया था वो बॉम्बे में फाउंड किया गया था, बॉम्बे प्रोविंशियल कांग्रेस के द्वारा एट बेलगाम इन अप्रैल 1916 को। तो अप्रैल 1916 को इस्टेब्लिश होता है बॉम्बे में, और उसके बाद एनी बेसेंट्स के द्वारा स्टार्ट होता है सेकेंड एट अडेयार मद्रास इन सितंबर। तो सेकंड जो होम रूल लीग होता है वो स्टार्ट होता है आपका सितंबर में। तो ध्यान रखिएगा पहले अप्रैल में स्टार्ट होता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बॉम्बे में, और दूसरा जो है अभी आपको पता है बेलगाम अभी आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में, लेकिन उस टाइम पे ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में कंफ्यूज नहीं करना है। जबकि जो एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था होम रूल लीग को वो 1916 सितंबर में स्टार्ट किया था, अडेयार मद्रास में स्टार्ट किया था, और मूवमेंट जो होता है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि इस बीच में कोई भी मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि ये पीरियड होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। ठीक है, और तिलक और एनी बेसेंट दोनों ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से थे, और ये जो मूवमेंट था वो स्टीर क्रिएट कर देता है कंट्री में, और इसी मूवमेंट्स के इसमें अंतर्गत क्या आता है, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आता है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। तो ध्यान में रखेंगे होम रूल लीग का अगर सक्सेस पूछा जाए तो वो है आपका मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म 1919 का। तो प्रोविंस में डायरकी इंट्रोड्यूस होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। प्रोविंसेस में जो होता है वो डायरकी स्टार्ट हो जाता है। दूसरा जो है देयर वर इलेक्टेड मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी बिल्कुल सही बात है कि इलेक्टेड मेजोरिटी होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। सी जो है
ऑल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वेर गिवन इन द हैंड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नहीं, ऐसा नहीं था कि सारे ही जो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे वो किसके हाथ में आ गए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के। ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे वो बट गए थे आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर। स्टेटमेंट सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिगार्डिंग। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या करते हैं, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, और पहला पार्ट होता है रिजर्व लिस्ट, दूसरा पार्ट होता है ट्रांसफर लिस्ट। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो होता है वो रिफॉर्म करता है, और जो रिफॉर्म लेके आता है उसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इस मॉन्टेग्यू का मॉन्ट और चेम्सफोर्ड का फोर्ड, मॉन्टफोर्ड भी कहते हैं। ये इंट्रोड्यूस किया गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा टू इंश्योर सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। तो क्योंकि 1916 के जो होम रूल लीग मूवमेंट था वो क्या मांग रही थी, डिमांड करी थी सेल्फ गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम जो होता है वो स्टार्ट होता है आपका मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म सिस्टम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के साथ। इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं इसके, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो कंसिस्ट होती है 2 हाउसेस में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किसमें कंसिस्ट होती है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट में। और प्रोविंस जो था वो ड्यूअल गवर्नमेंट को फॉलो करने स्टार्ट कर, जिसको डायरकी भी कहते हैं। डायरकी इंट्रोड्यूस होता है कहाँ पे, प्रोविंसेस में, ये भी ध्यान में रखेंगे। और 70% जो मेंबर्स होते हैं यहाँ पे इलेक्टेड होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो साइज होता है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सारे ही इलेक्टेड होते हैं, 70% जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड टू, तो रॉलेट एक्ट जो होता है वो पास्ड होता है, बताना है। ब्रिंग अबाउट एग्रीरियन रिफॉर्म्स, कटल द national and revolutionary activity, have a favorable balance of trade, put second world war criminal on trial। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट जो होता है मेनली इसको क्या बोलते हैं, विदाउट अपील, नो वकील, नो दलील वाला सिस्टम है। और इसमें जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होती थी उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जो भी नेशनलिस्ट पीपल्स थे उनको विदाउट वकील, यहाँ पे नो वकील नो दलील वाला सिस्टम था। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नो अपील नो वकील कौन से एक्ट के द्वारा आया था, तो वो आया था आपके रॉलेट एक्ट के द्वारा। और इसका मेन एम क्या था, कर्टेल करना किसको, नेशनल और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट जो होती है वो पास करती है रॉलेट एक्ट को मार्च 1919 में। और इसका मेन एम क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं उनको ट्राइड करना विदाउट ज्यूरीज के, और उनको प्रिजन करना विदाउट ट्रायल के। तो पीपल्स को विदाउट ज्यूरीज के उनको क्या करना, ट्राइड करना, और उनके ट्रायल पे इम्प्रिजन कर देना, ट्रायल के ही, बिना ट्रायल के। मतलब एक तरह से नो वकील नो दलील, उनको राइट टू फ्रीडम जो हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो नहीं अलाउ किया गया था, ठीक है। और उनके सस्पेंशन पे ही उनको विदाउट वारंट का अरेस्ट कर लिया जाता था। द पर्पज ऑफ द एक्ट वाज टू कर्ब द ग्रोइंग नेशनलिस्ट अपसर्ज इन द कंट्री। तो जो भी अपसर्ज क्रिएट हो रहा था नेशनलिस्ट मूवमेंट का अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उसको कर्ब करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये रॉलेट एक्ट आया था, जिसमें किसी को बिना वारंट के ही अरेस्ट कर लिया जाता था। इसमें ट्रायल की भी सुविधा नहीं दी गई थी, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के रिगार्डिंग हमें देखना है, इट वाज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट वाज सपोर्टेड बाय सम नेशनलिस्ट लीडर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। और सेकेंड स्टेटमेंट तो हमें रॉन्ग नजर आ रहा है कि ऑब्वियसली ये नेशनलिस्ट लीडर के द्वारा क्यों ही सपोर्ट किया जाएगा। इट वॉज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिल्कुल करेक्ट बात है कि ये अगेंस्ट था किसके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के। सेकंड बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि ये सपोर्ट नहीं किया गया था नेशनलिस्ट लीडर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारे ए हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर ए हो जाएगा। रॉलेट एक्ट क्या करता है, टू कवे द फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द इंडियन, और उनको अलाउ नहीं था अब स्पीक करने के लिए, बोलने की अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्योंकि अगर वो बोलते थे तो उनको बिना वारंट का ही अरेस्ट कर लिया जाता था और ट्रायल की भी सुविधा नहीं दी जाती थी। तो नो वकील नो दलील का सिस्टम कहाँ पर लाया गया था, रॉलेट एक्ट के
थ्रू लाया गया था। स्पीकिंग अगेंस्ट देम, स्पीकिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वाज कंसिडर्ड एज सेडिशियस एक्ट। इसको सेडिशन के अंतर्गत लाया गया था 124A ऑफ IPC, ठीक है। एंड दोज हु वेर accused were arrested without trial. All nationalist leaders opposed this act by rallies, closing down of shops and strikes. और ये सारे ही नेशनलिस्ट के द्वारा क्या किया गया था, अपोज किया गया था। कौन कौन से एक्ट किए गए थे अपोज करने, रैली किया गया था, शॉप्स को बंद कर दिया गया था, स्ट्राइक किया गया था, ये सारी चीज़ें की गई थी। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रीसीडेड जलियांवाला बाग मशक्कर। तो जलियांवाला बाग मशक्कर के जस्ट पहले कौन सा जो इवेंट था वो अकर हुआ था, तो वो ऑब्वियसली था इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आपका आता है मार्च 1919 में और जलियांवाला मशक्कर होता है वो अप्रैल 1919 में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा बी। अभी हमने जस्ट देखा कि रॉलेट एक्ट का मैंने क्या था, कर्विंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो कि अपसर्ज हो रहा था हमारी कंट्री में। और ये गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे देती है रिप्रेस करने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, किसी को भी बिना वारंट के ही अरेस्ट करने की स्थिति इसमें दे देते हैं। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। महात्मा गांधी क्या चाहते थे, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ चाहते थे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट क्लास में हम 13th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।